हेलो वेलकम जय हिंद प्यारे दोस्तों फॉर्मेटिव स्टडी में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे, देखिए संस्कृत का है चैप्टर दूसरा। ठीक है, ये आज हम चैप्टर दूसरा पढ़ेंगे। इससे पहले हमने चैप्टर एक पूरा कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, तो एक चैप्टर जाकर जिन लोगों ने नहीं देखा वो देख सकते हैं। ठीक है, और संस्कृत का सिलेबस भी जाकर देख सकते हैं, क्योंकि हमने संस्कृत का सिलेबस भी पूरा बता दिया है जिसमें क्या क्या पूछा जाएगा। क्योंकि देखिए सिलेबस जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब तक आप सिलेबस नहीं जानेंगे तो आपको पता नहीं चलेगा कि हमें पढ़ना क्या है। ठीक है, तो एक बार जाकर सिलेबस भी चेक कर सकते हैं। ठीक है, और देखिए ये आज दूसरी क्लास है संस्कृत की। देखिए इसमें क्या होगा, इसमें हम संज्ञा, लिंग एवं वचन, ये तीन चीजें इस वीडियो लेक्चर में कवर करेंगे। इसके लिए आपको अलग अलग क्लासेस देखने की जरूरत नहीं है कि संज्ञा की अलग से पढ़ाई जाए और लिंग की अलग से पढ़ाई जाए, वचन की अलग। ये एक ही क्लास में ये सारा कुछ हम कवर कर देंगे। आपको इसके बाद कहीं अलग जाकर देखने की जरूरत नहीं है। कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है, और आपको ना ही कोई चीज फालतू पढ़नी है। ठीक है, अभी से अच्छा पढ़िए और अच्छी चीजें पढ़िए। ठीक है, और फालतू की चीजें तो बिल्कुल इग्नोर कीजिए। ठीक, तो आइए देखते हैं। देखिए हम आपको बता दें, हमारा टारगेट ये है कि हर सब्जेक्ट, देखिए ये जो संस्कृत का है इसमें आप 20+ नंबर लेकर आएंगे, कंफर्म है। बस अगर आप हमारे हिसाब से चलते गए तो आपको 20+ नंबर हम दिलवा कर रहेंगे। ठीक है, और देखिए हम संस्कृत का जो है सबसे टफ पोर्शन क्या होता है, संस्कृत में देखिए सबसे टफ पोर्शन होता है धातु रूप। धातु रूप और लकार, जो ये लकार होते हैं यही जो है ये टफ होते हैं, इसमें याद करना काफी डिफिकल्ट होता है। ठीक है, तो देखिए इनको हम बहुत अच्छा एक तरीका बता देंगे। पहले जितना थ्योरी पोर्शन है वो हम खत्म कर लेंगे, और इसके बाद जिन धातु रूप और लकार को इस हिसाब से बताएंगे कि आपको एक धातु रूप याद करना होगा और इससे आप सारे लिख लेंगे। ऐसे तरीके आपको बता देंगे। इसी प्रकार लकार में बहुत इनके ऐसे से बहुत सरल तरीके हम आपको बता देंगे, क्योंकि आपको फालतू का नहीं पढ़ना पड़ेगा और एक ही चीज से बस आपको एक याद करना होगा और सारा कुछ कवर हो जाएगा आपका। ठीक है, तो आइए देखते हैं, क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखिए संज्ञा, तो संज्ञा की परिभाषा क्या होती है, देखिए किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, गुण, भाव या अवस्था के नाम को संज्ञा कहते हैं। ठीक है, क्योंकि संज्ञा की परिभाषा आपने बहुत पहले भी पढ़ रखी है। जब से आप फिफ्थ में आए हैं, यानी पांचवी क्लास में आए हैं, तब से आप संज्ञा की परिभाषा पढ़ते आ रहे हैं। लेकिन यहाँ पर भी आपको संस्कृत में भी अब ये सारा कुछ पढ़ना पड़ेगा। देखिए संस्कृत, देखिए संस्कृत और हिंदी का सिलेबस जो काफी मिलता जुलता है, कुछ चीजें इसमें है कि जो संस्कृत में भी होंगी और हिंदी में भी होंगी। ठीक है, तो इससे क्या होगा, आपको आसानी होगी। यहाँ अगर संस्कृत में आप पढ़ लेंगे पहले तो आपको हिंदी में नहीं पढ़ना पड़ेगा। तो देखिए ये दोनों चीजें आपको संस्कृत और हिंदी में काफी मदद मिलेगी। ठीक है, जो अगर आप अभी से यहाँ पर संज्ञा को समझ लेंगे तो वहां पर आपको हिंदी में ये सब याद करना नहीं पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि कुछ चीजें हैं जो सेम है। देखिए संस्कृत से ही बनी है हिंदी, इसलिए देखिए चीजें कुछ सेम है। अब देखिए सरल शब्दों में हम क्या कह सकते हैं संज्ञा की परिभाषा। देखिए सरल शब्दों में नाम वाले शब्दों को संज्ञा कहा जाता है। ठीक है, नाम वाले शब्दों को संज्ञा कहा जाता है। दुनिया में जितने भी कोई वस्तु है, स्थान या गुण, किसी चीज का अगर नाम है तो मान लीजिए संज्ञा है। ठीक है, जैसे कि आपका कोई नाम है, आप भी संज्ञा है। ठीक है, तो जितने भी कोई भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान है जिसका कुछ ना कुछ नाम है वो क्या है, संज्ञा है। जैसे व्यक्ति, उदाहरण देखिए, जैसे लिखा है किसी का नाम है मान लीजिए अंकित। ठीक है, ये भी संज्ञा है। अमित, अमित ये भी संज्ञा है। ठीक है, जैसे स्थान का नाम, अब देखिए वस्तु का नाम, अगर कोई वस्तु का नाम है जैसे कुर्सी। ठीक है, कुर्सी ये क्या है, संज्ञा है। मेज ये क्या है, ये भी संज्ञा है। और स्थान, देखिए स्थान के नाम को भी संज्ञा कहते हैं। जैसे जैसे दिल्ली, ठीक है, मुंबई, ये क्या है, संज्ञा है। ठीक है, चेन्नई, ये सब क्या है, ये सब स्थान के नाम है, यानी ये सब संज्ञा है। ठीक है, अब आइए देखते हैं हम संज्ञा के प्रकार। देखिए संज्ञा के प्रकार, हिंदी व्याकरण में संज्ञा के मुख्य रूप से 5 प्रकार होते हैं। ठीक है, और संस्कृत में भी आपको इस संज्ञा के 5 प्रकार पढ़ने हैं। ठीक है, तो देखिए पहला है व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं, देखिए इसे हम इंग्लिश में कहते हैं प्रॉपर नाउन। ठीक है, प्रॉपर नाउन। व्यक्तिवाचक संज्ञा को क्या कहते हैं इंग्लिश में, प्रॉपर नाउन। जो शब्द किसी विशेष व्यक्ति, स्थान या वस्तु का बोध कराते हैं तो उन्हें हम क्या कहते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है, आप बस यहाँ से यहाँ तक इतने ही लिख देंगे, तभी डेफिनेशन
सही मानी जाएगी। ठीक है, यानी जो शब्द किसी विशेष व्यक्ति, स्थान या वस्तु का बोध कराते हैं तो उसे हम कहते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। जैसे उदाहरण देखिए, राम ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है, दिल्ली व्यक्तिवाचक संज्ञा है, ताजमहल व्यक्तिवाचक संज्ञा है, गंगा। ठीक है, ये व्यक्तिवाचक संज्ञाएं हैं। अब आइए देखते हैं जातिवाचक संज्ञा। देखिए, जातिवाचक संज्ञा को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? कॉमन नाउन। इसे हम क्या कहते हैं? कॉमन नाउन। ठीक है, जो शब्द किसी जाति, वर्ग या समूह के सभी सदस्यों का बोध कराते हैं, ठीक है, जातिवाचक संज्ञा कहलाते हैं। ठीक है, उदाहरण देखिए, लड़का, नदी, पुस्तक, पशु, ये सब क्या है? जातिवाचक संज्ञा यानी कॉमन नाउन है। कैसे? देखिए, पहले डेफिनेशन समझिए। देखिए, जो शब्द किसी जाति, वर्ग या समूह के सभी सदस्यों का बोध कराते हैं, तो यहाँ समझना है सभी सदस्यों का। देखिए, तो जैसे लिखा है लड़का, तो लड़का जातिवाचक संज्ञा है यानी कॉमन नाउन है। कैसे? तो देखिए, दुनिया में बहुत सारे लड़के हैं। ठीक है, दुनिया में बहुत सारे लड़के हैं, लेकिन यहाँ पर लड़का, किसी लड़के का नाम नहीं दिया है। ठीक है, तो ये संपूर्ण लड़कों की बात हो रही है। ठीक है, तो ये जातिवाचक संज्ञा है। अगर इसी में अगर किसी लड़के का नाम कह दिया जाए अंकित, ठीक है, ये अंकित कह दिया जाए, तो ये बन जाएगा प्रॉपर नाउन, यानी ये हो जाएगा व्यक्तिवाचक संज्ञा। लेकिन यहाँ पर नाम नहीं दिया है, यानी संपूर्ण लड़कों की बात करी जा रही है। ठीक है, देखिए यहाँ पर क्या है? संपूर्ण लड़कों की बात की जा रही है। अब देखिए नदी, तो दुनिया में देखिए नदियां बहुत सारी हैं, लेकिन नदी का नाम नहीं दिया है, यानी सभी नदियों की बात हो रही है। उसी प्रकार यहाँ पर देखिए पुस्तक, तो देखिए पुस्तकें बहुत सारी होती हैं, इतिहास, भूगोल, गणित, विज्ञान, लेकिन यहाँ पुस्तक का नाम नहीं दिया है, यानी संपूर्ण पुस्तक वर्ग या समूह की बात हो रही है। ठीक है, और देखिए पशु, तो यानी ये देखिए पशु का यहाँ पर नाम नहीं दिया है कि कौन से पशु का नाम, यानी जितने भी दुनिया में पशु हैं उन सभी के बारे में बात की जा रही है। ठीक है, तो ये सब क्या है? जातिवाचक संज्ञा। अब समूहवाचक संज्ञा, इन्हें हम क्या कहते हैं? कलेक्टिव नाउन। जैसे जो शब्द किसी समूह या समुदाय का बोध कराते हैं तो उन्हें हम कहते हैं समूहवाचक संज्ञा। ठीक है, जो शब्द किसी समूह या समुदाय का बोध कराते हैं समूहवाचक संज्ञा कहलाते हैं या कहे जाते हैं। ठीक है, देखिए उदाहरण, सेना, कक्षा, भीड़, परिवार, इसमें देखिए समूह का बोध हो रहा है। कैसे? सेना में देखिए बहुत सारे सैनिक होते हैं, सेना में बहुत सारे सैनिक होते हैं। ठीक है, वही उसी प्रकार देखिए कक्षा में बहुत सारे लड़के लड़कियां होते हैं, इसमें भी समूह को दिखा रहा है। और भीड़, भीड़ में भी बहुत सारे लोग होते हैं, यहाँ पर भी समूह की बात की जा रही है। और परिवार में भी कई लोग होते हैं जिस वक्त, ठीक है, ये भी एक समूह का बोध करा रहा है। ठीक है, तो ये सब क्या है? समूहवाचक संज्ञा के उदाहरण हैं। अब देखिए द्रव्यवाचक संज्ञा, जिसे हम क्या कहते हैं? मैटेरियल नाउन। मैटेरियल नाउन, देखिए जो शब्द किसी द्रव्य, धातु या पदार्थ का बोध कराते हैं द्रव्यवाचक संज्ञा कहलाते हैं। ठीक है, तो जो शब्द किसी द्रव्य, धातु या पदार्थ का बोध कराते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? द्रव्यवाचक संज्ञा। ठीक है, उदाहरण देखिए, सोना, चांदी, पानी, दूध। देखिए सोना भी धातु है, चांदी भी धातु है, ठीक है, और पानी द्रव्य है, दूध द्रव्य है, ये सब क्या है? द्रव्यवाचक संज्ञा। अब आइए देखते हैं भाववाचक संज्ञा। देखिए भाववाचक संज्ञा को अंग्रेजी में क्या हम कहते हैं? अब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब्स्ट्रैक्ट नाउन, ठीक है, जो शब्द किसी गुण, भाव या अवस्था का बोध कराते हैं। ठीक है, जो शब्द किसी गुण या भाव या अवस्था का बोध कराते हैं, ठीक है, उन्हें भाववाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है, जैसे उदाहरण देखिए, खुशी, देखिए एक भाव का बोध हो रहा है, और दुख ये एक भाव को प्रकट कर रहा है। ठीक है, और प्रेम ये भी एक भाव है। ठीक है, और ईमानदारी, ठीक है, ये क्या है? ये एक गुण है। ठीक है, आई होप आपको संज्ञा अच्छे से समझ में आई होगी और संज्ञा के प्रकार। ठीक है, अब आइए देखते हैं लिंग। लिंग, आइए देखते हैं लिंग। लिंग की परिभाषा पहले समझिए। संज्ञा के जिस रूप से किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के स्त्री या पुरुषवाचक होने का बोध होता है उसे लिंग कहते हैं। ठीक है, स्त्री या पुरुष होने का बोध हो उसे हम लिंग कहते हैं। ठीक है, लिंग का शाब्दिक अर्थ है निशान या चिन्ह। अतः लिंग उस चिन्ह को कहते हैं जिसके किसी
शब्द का पुरुषवाचक, स्त्रीवाचक अथवा नपुंसकवाचक होना सिद्ध हो। ठीक है। लिंग एक देखिए चिन्ह होता है या निशान होता है जिससे हमें ये पता चलता है कि कोई स्त्रीवाचक है या पुरुषवाचक है या नपुंसकवाचक। ठीक है। तो आइए देखते हैं उदाहरण, जैसे लड़का, राजा, घोड़ा, हाथी, सिंह, राम, मित्र, सखा आदि। ये देखिए पुल्लिंग के उदाहरण हैं, जितने हैं ये पुल्लिंग के उदाहरण हैं, ये पुल्लिंग है। ठीक है। अब देखिए सीता, लड़की, रानी, हथनी, बकरी आदि, ये सब क्या है, ये स्त्रीलिंग है। ठीक है। ये क्या है, स्त्रीलिंग। ठीक है। अब देखिए लिंग के प्रकार, तो लिंग के कितने प्रकार होते हैं, ये तीन प्रकार होते हैं। कौन कौन से होते हैं, तो देखिए एक होता है पुल्लिंग, दूसरा है स्त्रीलिंग, तीसरा है नपुंसक लिंग। ये तीन आपको लिंग पढ़ने हैं, पुल्लिंग पढ़ना है, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग। तो आइए देखते हैं पुल्लिंग। देखिए जिस शब्द से नर जाति का बोध होता है, ठीक है, जिस शब्द से क्या होता है, नर जाति का बोध हो, जैसे हमें पता चले कि नर है या ठीक है, ये ठीक है, तो अब देखिए उसे हम क्या कहते हैं, पुल्लिंग कहते हैं। तो जिस शब्द से नर जाति का बोध होता है उसे पुल्लिंग कहते हैं। देखिए उदाहरण, राम, राजा, रमेश, राहुल, मोहित आदि, ये सब क्या है, पुल्लिंग है। जैसे अन्न से समाप्त होने वाले शब्द पुल्लिंग होते हैं। जो शब्द देखिए अन्न से समाप्त होते हैं, लास्ट में अगर उनके अन लगा है तो वही पुल्लिंग होगी। जैसे देखिए राजन, इसमें अंत में देखिए अन आ रहा है, आत्मन, पठन, पित्रन आदि, ये देखिए लास्ट में अन आ रहा है, यानी ये सब पुल्लिंग शब्द हैं। दूसरा देखिए समुद्रवाची शब्द पुल्लिंग होते हैं। जितने भी समुद्रवाची शब्द होते हैं वो क्या होते हैं, पुल्लिंग होते हैं। देखते हैं, देखिए समुद्र है, सिंधु है, सागर है, अवधि है आदि, ये सब क्या है, पुल्लिंग है। ठीक है। पर्यायवाची शब्द पुल्लिंग होते हैं। तो जितने भी शब्द होते हैं जो पर्यायवाची होते हैं, जिनका कोई ना कोई पर्यायवाची होता है, वो क्या होते हैं, पुल्लिंग शब्द होते हैं। जैसे गिरि है, शैल है, आत्री है, पर्वत है, ये सब क्या है, पुल्लिंग के उदाहरण है। अगला देखिए, जो मासवाचक शब्द होते हैं, जिस यानी महीनों के नाम, ठीक है, जो महीनों के नाम होते हैं वो भी पुल्लिंग के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, महीनों के नाम पुल्लिंग के अंतर्गत आते हैं। जैसे चैत्र, बैसाख, ज्येष्ठ आदि, ये देखिए हिंदी महीनों के नाम है। ठीक है। ये जो महीने हैं, 12 महीने होते हैं, इनके हिंदी में नाम है। ठीक है। ये भी सब क्या है, ये पुल्लिंग है। अगला देखिए पर्वत, पर्वत, सागर, देश एवं महाद्वीपों के नाम पुल्लिंग में होते हैं। यानी पर्वत के नाम भी पुल्लिंग होते हैं, सागर का नाम अगर दिया है वो भी पुल्लिंग होगा, देश का किसी नाम दिया है वो भी पुल्लिंग है, महाद्वीपों का नाम अगर दिया है, ठीक है, वो भी पुल्लिंग होते हैं। देखिए यहाँ पर हिमालय, ये भी क्या है, पुल्लिंग है। हिम और ये सतपुड़ा, ठीक है, हिंद महासागर और चीन, ठीक है, और जापान, ठीक है, ये जापान, ये जो देशों के नाम है ना, जापान देश या जापान, ठीक है, भारत देश, ईरान देश, अमेरिका देश, ये सब क्या है, ये देखिए सब पुल्लिंग के उदाहरण है। यानी देशों के जितने नाम होते हैं, या पर्वत के नाम है, या सागर के नाम है, ये सब पुल्लिंग के अंतर्गत आते हैं। अब देखिए अगला है, ग्रहों के नाम पुल्लिंग में होते हैं। जैसे सूर्य, चंद्र, बुध, शुक्र इत्यादि। लेकिन पृथ्वी क्या है, स्त्रीलिंग होती है। यानी जितने ग्रह हैं, ठीक है, जो 8 ग्रह होते हैं, उसमें से देखिए सभी ग्रहों का हम क्या कहते हैं, ये पुल्लिंग होते हैं। लेकिन जो पृथ्वी हमारी है, पृथ्वी स्त्रीलिंग है। ठीक है। तो ये आपको समझ लेना है, यानी पृथ्वी क्या है, स्त्रीलिंग है। ठीक है। अब अगला देखिए स्त्रीलिंग। ठीक है। जिस शब्द से मादा जाति का बोध होता है, ठीक है, जिस शब्द से हमें पता चले कि कोई मादा जाति का बोध हो, ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं, स्त्रीलिंग कहते हैं। उदाहरण देखिए, लता, यमुना, गौरी, अजा, कनिष्ठा आदि, ये सब क्या है, स्त्रीलिंग है। देखिए तिथिवाचक शब्द स्त्रीलिंग होते हैं। जितने भी तिथिवाचक होते हैं वो सब क्या होते हैं, स्त्रीलिंग होते हैं। जैसे प्रतिपदा, द्वितीया, ठीक है, तृतीया, पंचमी, त्रयोदशी, पूर्णिमा, सप्ती आदि, ये सब क्या है, सभी जो हैं स्त्रीलिंग के उदाहरण हैं। आगे देखिए, नदियों के नाम प्रायः स्त्रीलिंग होते हैं।
ठीक है, जितनी सारी नदियों के नाम हैं वो सब क्या होंगे, स्त्रीलिंग होते हैं। जैसे गंगा, यमुना, घाघरा, ठीक है, राबी, नर्मदा, कावेरी, ये सभी नदियों के नाम क्या हैं, स्त्रीलिंग। झीलों के नाम प्रायः स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे सांभर झील, ये ठीक है, ये सांभर लिखा हुआ है। सांभर झील, डल झील, जितनी भी झीलें हैं, ठीक है, उनके नाम क्या होते हैं, स्त्रीलिंग के अंतर्गत आते हैं। भाषाओं के नाम प्रायः स्त्रीलिंग होते हैं, जितनी भी भाषाएं हैं उनके नाम भी स्त्रीलिंग होते हैं। जैसे हिंदी, ये भी स्त्रीलिंग है, अंग्रेजी स्त्रीलिंग है, संस्कृत स्त्रीलिंग है, पुर्तगाली स्त्रीलिंग है, मराठी, राजस्थानी, ठीक है, गुजराती, फारसी आदि, ये सभी जितनी भाषाएं हैं वो सब स्त्रीलिंग के अंतर्गत आती हैं। अगला देखिए, जिन शब्दों के अंत में या, ई, आहट, आस आदि प्रत्यय लगते हैं वे शब्द प्रायः स्त्रीलिंग होते हैं। ठीक है, जिनके अंत में देखिए या, ई, आहट, आस आए, ठीक है, वे सब क्या होते हैं, स्त्रीलिंग होते हैं। देखिए प्रत्यय क्या होते हैं, प्रत्यय देखिए अंत में लगते हैं किसी शब्द के। जैसे हमने कहा कि ता प्रत्यय लगाकर कोई शब्द बनाइए, तो जैसे कविता, कविता, तो ये देखिए ये ता जो है लास्ट वाला, ये प्रत्यय है, यानी प्रत्यय अंत में लगते हैं और उपसर्ग प्रारंभ में लगते हैं। ठीक है, देखिए तिब्या, कुटिया, खटिया, बनावट, सजावट, लिखावट, थकावट, बुराई और कठिनाई, खटास, मिठास, प्यास आदि सब क्या है, ये देखिए सारे जितने उदाहरण दिए हैं स्त्रीलिंग के उदाहरण हैं। ठीक है, अब देखिए कुछ शब्द सदा स्त्रीलिंग होते हैं, ये हमेशा के लिए स्त्रीलिंग होते हैं। जैसे इनको आपको नोट कर लेना है, क्योंकि इनसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन जाता है। ठीक है, वहां पर आपको, अगर आपने ये याद नहीं है आपको तो ये गलत हो सकते हैं। तो देखिए ये इसको याद करना है आप लोगों को। देखिए संतान, ठीक है, संतान है या सती है या सुहागन है या अग्नि है या राशि है या, ठीक है, या पुस्तक, ये जितने हैं ये हमेशा के लिए जो है स्त्रीलिंग ही होते हैं। ठीक है, अब आइए देखते हैं नपुंसक लिंग। ठीक है, नपुंसक लिंग हम किसे कहते हैं, तो आइए देखते हैं। तो देखिए ऐसे शब्द जो ना तो नर और ना ही मादा का बोध कराते हैं उन्हें नपुंसक लिंग कहते हैं। ठीक है, जैसे उदाहरण जल, फल, नगर, पुस्तक, हल, ये सब क्या है, नपुंसक लिंग के उदाहरण है। देखिए भाववाच्य में प्रत्यांत शब्द नपुंसक लिंग होते हैं। ठीक है, जैसे जीवितम, लास्ट में देखिए तम प्रत्यय लगा है। ठीक है, हसितम, ये देखिए तम प्रत्यय लगा है। ठीक है, ये भी नपुंसक लिंग है। और गीतम, ये सब क्या है, नपुंसक लिंग। अगला देखिए, क्रिया विशेषण शब्द नपुंसक लिंग होते हैं। जो जो क्रिया विशेषण होते हैं वो क्या होते हैं, नपुंसक लिंग होते हैं। देखिए शीघ्रतम, मधुरम, अधिकम आदि, ये सब क्या है, नपुंसक लिंग। देखिए अस, इस, उस, अन में अंत होने वाले शब्द प्रायः, ठीक है, प्रायः नपुंसक लिंग होते हैं। देखिए जो शब्द या तो लास्ट में अस आएगा या तो इस आएगा या तो उस आएगा या तो अन आएगा, तो ये सब क्या होंगे, नपुंसक लिंग। जैसे उदाहरण देखिए मानस, देखिए इसमें अस आ रहा है लास्ट में। चेतस, अस आ रहा है लास्ट में। ठीक है, धनुष, अहस, चरमन, कर्मन, नामन आदि, ये सब क्या है, नपुंसक लिंग। ठीक है, अब आइए देखते हैं पुल्लिंग से हम स्त्रीलिंग कुछ शब्दों को देख लेते हैं। ठीक है, जिनका पुल्लिंग से स्त्रीलिंग क्या होता है, तो देखिए छात्रा का होता है छात्रा, वृद्धा का होता है वृद्धा, पंडिता का होता है पंडिता, पूज्य का होता है पूज्या, और बाला का होता है बाला, सतह का होता है सतह, शिष्य क्या होता है शिष्या, आत्मज का होता है आत्मजा। ठीक है, अगला देखिए बालका का होता है बालिका, नर का होता है नारी, और देवा का होता है देवी, दादा का होता है दादी, हिरण का होता है हिरणी, और चींटा का होता है चींटी। और थोड़ी देख लेते हैं यहाँ पर, देवरा का होता है देवरानी, पंडिता का होता है पंडितानी, ठीक है, ठाकुरा का होता है ठकुरानी, और ज्येष्ठा का होता है ज्येष्ठानी, और इंद्रा का होता है इंद्राणी, ऋषि का होता है ऋषाणी। ठीक है, अब आइए देखते हैं वचन। देखिए वचन क्या होते हैं, शब्द के जिस रूप में एक या एक से अधिक संख्या का बोध होता है उसे वचन कहते हैं। ठीक है, शब्द के जिस रूप से एक या एक से अधिक संख्या का बोध हो उसे हम वचन कहते हैं। वचन कितने प्रकार के होते हैं, तो देखिए वचन होते हैं तीन प्रकार के। एक होता है एक वचन,
ठीक है, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। बहुवचन ये अतिलघुत्री में पूछा जा सकता है 1 नंबर का। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, आपको ये वचन याद कर लेना है, क्योंकि इससे कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि वचन के प्रकार बताइए। ठीक है, आगे देखिए। देखिए एक वचन, जब किसी संज्ञा या सर्वनाम से केवल एक वस्तु, व्यक्ति, स्थान का बोध होता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, एक वचन। जैसे ये डेफिनेशन आपको थोड़ा डिफिकल्ट लग रही है अगर, तो आप ये देख लीजिए। देखिए संज्ञा के जिस रूप से किसी एक व्यक्ति या वस्तु का बोध हो, उसे एक वचन कहते हैं। ठीक है, जैसे उदाहरण वृक्षः, सिंहः, पुस्तकः, मुस्कः, कलमः, फलम आदि। जैसे यहाँ पर उदाहरण दिए हैं, बालका, पुस्तका, गजः, अहम। ये इतने सारे सब एक वचन के उदाहरण हैं। अगला देखते हैं। देखिए द्विवचन, जब किसी संज्ञा या सर्वनाम से दो वस्तुओं, व्यक्तियों या स्थानों का बोध हो। ठीक है, जब किसी संज्ञा या सर्वनाम से दो वस्तुओं का बोध होता है, तो उसे हम कहते हैं द्विवचन। जैसे बालकौ, पुस्तकै, गजौ, आवाम, मात्रौ, वृक्षौ, राजनौ, रामौ आदि। ये सब क्या है, द्विवचन। ठीक है, अगला देखिए बहुवचन, जब किसी संज्ञा या सर्वनाम से दो से अधिक वस्तुओं, व्यक्तियों या स्थानों का बोध हो, तो उसे हम कहते हैं बहुवचन। यानी जब किसी संज्ञा या सर्वनाम से दो से अधिक वस्तुओं, व्यक्तियों या स्थानों का बोध होता है, तो उसे बहुवचन कहते हैं। उदाहरण देखते हैं, बालका, पुस्तकानि, गजः, वयम, छात्र, यूयम, रामा। ये सब क्या है, बहुवचन के उदाहरण है। ठीक है, आई होप आपको क्लास समझ में आई होगी, और आशा करता हूँ कि किसी भी प्रकार का अगर डाउट नहीं रह गया होगा। अगर डाउट है तो आप कमेंट में हमसे पूछ सकते हैं। ठीक है, और देखिए ये जितना हमने एक क्लास में जितना सारा कुछ हमने पढ़ाया, देखिए संज्ञा, वचन, और देखिए संज्ञा, वचन और लिंग, तो इनका देखिए कॉपी में सारा कुछ ये नोट्स बनाते रहिए। ये सारा कुछ नोट कर लेंगे तो देखिए एग्जाम के टाइम क्या होगा, ये आपको रिवीजन करने में काफ़ी आसानी होगी। देखिए जितना हमने पढ़ाया है इस चैप्टर से, इसके बाहर और कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। आप कोई भी फालतू चीज मत पढ़िए, जितना हमने पढ़ाया यही सफिशियंट है। ठीक है, और इससे बाहर एक भी क्वेश्चन आपका नहीं जाएगा। ठीक है, इस चैप्टर से। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।